हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अवतार आईएएस एकेडमी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, एक विस्तारवादी शासक के रूप में देखा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो खिलजी वंश की जो स्थापना दिल्ली सल्तनत में की थी, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट में, वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को हम वास्तविक संस्थापक मान सकते हैं खिलजी वंश का। भले ही जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक रहा हो, लेकिन जो विस्तारवादी स्वरूप दिया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। 1296 से 1316 तक इसने शासन किया है। इसके शासनकाल के जो है ना विस्तार देखते हैं, इसकी महत्वाकांक्षाओं को देखते हैं, काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। सबसे पहले तो गद्दी पे बैठने के बाद उसने कैसे, मतलब गद्दी पे कैसे बैठा था, पहले तो यही देखना था कि गद्दी पे वो अपने चाचा की धोखे से, यानी जलालुद्दीन खिलजी की धोखे से हत्या करके जो है ना गद्दी प्राप्त की थी। और जैसे ही वो दिल्ली में प्रवेश किया और मतलब सुल्तान की गद्दी पर बैठा 1296 में, तो सबसे पहले उसने उलुग खां नामक जो उसका सेना नायक था, उलुग खां को जो है ना मुल्तान भेजा और जो जलाली परिवार था, जलाली परिवार को नष्ट कर दिया। वो चाहता था कि जलाली परिवार जब तक उपस्थित जिंदा रहेगा, जब तक रहेगा तब तक ये दावेदारी करता रहेगा। तो सबसे पहले तो उसने जलाली परिवार को नष्ट करवाया। गुजरात अभियान के संदर्भ में अगर उसको देखते हैं, देखो उसके जो विजय अभियान हुए हैं अलाउद्दीन खिलजी के जो विजय अभियान हुए, उन विजय अभियानों में गुजरात विजय, रणथंभौर विजय, चित्तौड़ विजय, मालवा विजय, ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपनी अहम भूमिका निभाती हैं उसकी शासन सत्ता को मजबूत बनाने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी को प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन को एक प्रॉपर वे देने के लिए भी जाना जाता है। रेवेन्यू सिस्टम को एक प्रॉपर स्थायित्व देने के लिए भी माना जाता है। इसको जो मार्केटिंग है यानी ट्रेड है उसके लिए भी जाना जाता है। इसके जो है ना बाजार व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। मतलब बहुत सारे क्षेत्रों को मैं इसमें बहुत सारा काम किया था। बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी था। वो बहुत बड़ा इमेज लेके आया था, एक प्लान लेके आया था अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर हम देखते हैं गुजरात 1299 में गुजरात का अभियान किया। गुजरात का अभियान करने का जो उद्देश्य था, गुजरात एक समृद्ध क्षेत्र था, वहाँ पे फर्टिलिटी अच्छी थी, संपन्न था, और वहाँ की बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण थे उस समय, क्योंकि वहाँ के बंदरगाहों से घोड़ों का व्यापार का एक गढ़ बन चुका था। घोड़े का बड़ी मात्रा में वहाँ पर व्यापार होता था। यानी जो मध्य एशिया से अच्छी किस्म के, अच्छी नस्ल के घोड़े जो है ना वहाँ के बंदरगाहों पे उतरते थे। एक तरह से अच्छा मार्केट था। तो गुजरात विजय के लिए जो है ना उलुग खां और नुसरत खां को भेजा गया। गुजरात का शासक रायकरण बघेल था। उसकी पत्नी का नाम था कमला देवी और उसकी पुत्री का नाम था देवल देवी। जब गुजरात पर आक्रमण किया तो रायकरण बघेल जो है ना पराजित हो गया और भाग गया अपनी पुत्री देवल देवी को लेके, और वो देवगिरी चला गया। लेकिन उसकी जो पत्नी थी, उसकी पत्नी जो है कमला देवी, वो बंदी बना ली गई और उसे दिल्ली अलाउद्दीन के दरबार में पेश किया गया। अलाउद्दीन ने उसकी सुंदरता को देखते हुए उससे निकाह कर लिया और उसे मलिका ए जहाँ की उपाधि दी और उसे प्रमुख रानी का दर्जा दिया। अब एक समस्या हुई। देखो, गुजरात विजय से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। एक तो जो रायकरण बघेल और उसकी पुत्री देवल देवी थी, वो देवगिरी पहुंच गई थी और देवगिरी के एक क्षेत्र में वो अपने वहाँ से गबन करने लगे थे, एक छोटे से क्षेत्र को, और देवगिरी के राजा ने उन्हें सहायता की थी। तो एक तो अलाउद्दीन की दुश्मनी देवगिरी से हो गई। हालांकि देवगिरी को अलाउद्दीन जो है ना जब सुल्तान नहीं बना था तब जीत चुका था, लेकिन उसे एक बार फिर से जो है ना एक अवसर मिलेगा भविष्य में देवगिरी पे आक्रमण करने का। वहीं दूसरा यहाँ घटना क्या घटी कि जो नए मुसलमान थे, नए मुसलमानों से मतलब जो अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में जो मंगोल आए थे, और 4000 मंगोलों को जलालुद्दीन खिलजी में मंगोलपुरी में दिल्ली में बसाया था, वो मुसलमान भी अलाउद्दीन की खिलजी की सेना में थे। और जब ये सेना में गुजरात विजय के बाद जब ये वापस आए तो जो खुम्स नामक कर होता है, खुम्स नामक कर जो है ना लूट का कर होता है। जब कोई सेना जीत जाती है तो एक मतलब जो लूट मार करते थे वो पूरा धन इकट्ठा करते थे, और उस धन का एक थ्योरम था शरीयत के हिसाब से कि 1/5 भाग जो है ना वो राज खजाने में जमा होता था टोटल खुम्स का, और 4/5 भाग जो है सैनिकों में आपस में बांट दिया जाता था।
लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान बनने के बाद इस सिस्टम को बदल दिया था और उसने कहा कि 1/5 भाग जो है वो 1/5 भाग सैनिकों में बांटा जाएगा और 4/5 भाग जो है राजकोष में जमा किया जाएगा। इस बात से जो मंगोल सैनिक थे वो क्रुद्ध हो गए। मंगोल सैनिकों को ये व्यवस्था पसंद नहीं आई और वो क्रुद्ध होके इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना को छोड़ के और वो चले गए। वो वहाँ से वापस गए तो उन्होंने जो है ना रणथंबोर के राजा यानी रणथंबोर का जो राजा था उसके यहाँ इन्होंने शरण ले ली। अब रणथंबोर का फिर वही बात आती है कि रणथंबोर के जो हम्बीर देव था उसके यहाँ जब शरण ले ली उसने उन 4000 मंगोलों ने, तो रणथंबोर पर युद्ध की जो पीठिका थी से युद्ध का जो एक मैटर था वो यहीं से उभर के सामने आ गया। क्योंकि अब अलाउद्दीन खिलजी इन 4000 मंगोलों की मांग करेगा रणथंबोर से कि आप हमारे 4000 सैनिक वापस करो, जो आपने शरण दे रखी है उन्हें आप वापस करो, हम उनको दंडित करेंगे। यहाँ पे फिर रणथंबोर का जो अभियान की एक इस तरह से एक भूमिका बन गई थी, एक प्लेटफॉर्म तैयार होने लगा था। यहाँ पर हम देखते गुजरात विजय जब हुई थी तो गुजरात विजय में खंबात को लूटा गया था। खंबात से जो अलाउद्दीन का जो सेना नायक था, नेतृत्व करता था नुसरत खां, उसने 1000 दीनार में वहाँ से एक हिजड़ा एक गुलाम खरीदा था जिसका नाम था मलिक काफूर। ये मलिक काफूर जो है ना 1000 दीनारी भी कहा जाता है इसे, क्योंकि 1000 दीनार में एक खंबात की खाड़ी से खरीदा गया था। तो ये आगे चल के अलाउद्दीन के एडमिनिस्ट्रेशन को यानी दक्षिण के अभियानों में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। अभी तो ये जो है ना अलाउद्दीन के दरबार में पेश किया गया और अलाउद्दीन ने इसने अपना गुलाम यानी दास्ता में रख लिया और इसके बाद जो है ना आगे चल के ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगला जो चरण होगा अलाउद्दीन की विजय अभियानों में वो रणथंबोर होगा। अलाउद्दीन क्या करता है, अलाउद्दीन वो 4000 मंगोलों की मांग करता है और जो हमीर देव ने उन 4000 मंगोलों को देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा ये मेरी शरण में आए हैं और इन्होंने हमसे शरण मांगी है और किसी शरण आए व्यक्ति को बंदी बनाकर हम आपको नहीं सौंप सकते हैं, क्योंकि ये राजपूताना सम्मान का जो है ना वो एक ठेस पहुंचेगी। राजपूताना जो रूल्स होते हैं या जो राजाओं के रूल्स होते हैं कि अपनी शरण आए व्यक्ति को जो है ना दंडित नहीं करना चाहिए, ना किसी को दंड करने के लिए सौंपना चाहिए। अगर ये अपनी मर्जी से जाना चाहें तो जा सकते हैं, हमने इन्हें हायर नहीं किया है, मतलब बुलाया नहीं है। जब ये बात तो उनकी हुई तो अलाउद्दीन खिलजी इस बात से क्रुद्ध हो गया और मंगोलपुरी में, दिल्ली की मंगोलपुरी में जो उन मंगोलों के भी पत्नियां और बच्चे थे यानी फैमिली के लोग थे, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलपुरी में कत्लेआम करवा दिया और उन सारे मंगोलों के जो परिवार को कटवा दिया। इस बात से जो है ना ये घटना और भी गंभीर हो जाती है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है ना नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंबोर के अभियान पर भेजता है 1300 से 1301 के बीच में। आगे चल के फिर अलाउद्दीन खुद स्वयं भी इस अभियान से जुड़ जाता है। यहाँ पे अलाउद्दीन को बहुत सारी सीखें मिलती हैं। देखो अलाउद्दीन को एक तरफ तो अपने विजय अभियानों को जारी रखना था, दूसरी तरफ जिस रास्ते से इसने सत्ता ग्रहण की थी उस रास्ते से सत्ता ग्रहण करने के कारण कुछ जलाली अमीर थे और कुछ जो अन्य अमीर थे वो अलाउद्दीन खिलजी की मोनोपोली से यानी ये सत्ता ग्रहण करने की पद्धति से और इसके कठोर नियंत्रण से, अमीरों के लिए कठोर नियंत्रण से खुश नहीं थे, तो उन लोगों ने विद्रोह किया था। उनके विद्रोह का भी दमन करना था इसे। यहाँ पर एक घटना घटती है रणथंबोर के अभियान के समय कि जब अलाउद्दीन खिलजी शिकार पर गया था तिलपत एक जगह पर थी, तिलपत में शिकार के लिए गया था, तब उसके भतीजे अख्त खां ने जो है ना अलाउद्दीन पे हमला किया था, उसकी हत्या करने की प्रयास किया था। हालांकि अलाउद्दीन ने जो है ना अख्त खां को मरवा दिया, मतलब उसे मौत के घाट उतार दिया। और इसी समय जो है ना उमर खां यानी अवध का जो इक़्तिदार था उमर खां और बदायूं का जो इक़्तिदार था मंजू खां, इनका भी विद्रोह हुआ था और इनके विद्रोह का दमन कर दिया गया। हाजी मौला का भी विद्रोह हुआ था, हाजी मौला के विद्रोह का भी दमन कर दिया गया। अलाउद्दीन ने एक सीख ली यहाँ पे कि किसी व्यक्ति पे इतना भरोसा ना किया जाए, क्योंकि अलाउद्दीन ने खुद भरोसे का खून किया था अपने ससुर के साथ।
तो उसे लगा कि अब आगे चल के किसी व्यक्ति को इतने भरोसे में ना लिया जाए कि वो हमारे भरोसे का खून कर जाए, और अलाउद्दीन खिलजी जो है ना अलर्ट रहने लगा। दूसरी अलाउद्दीन खिलजी ने ये सीख ली कि सबसे पहले अगर उसे राज सत्ता को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले आर्थिक रिसोर्सेज बड़े होना चाहिए, अर्थव्यवस्था बड़ी होना चाहिए, जिससे कि एक स्थायी सेना रखी जा सके। क्योंकि अभी तक जो निर्भरता है इक़्तिदारों की सेनाओं पर निर्भरता है, और जो सुल्तान होता है, सुल्तान के पास बहुत बड़ी सेना नहीं थी, ना ही स्थायी सेना थी। अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिक्लेयर्ड द परमानेंट आर्मी, मतलब जो परमानेंट आर्मी रखी है वो अलाउद्दीन खिलजी ने रखी है, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत आ गया था। और अलाउद्दीन खिलजी के जो अभियान हुए हैं वो पैसे के लिए हुए। उसने जो भी रेवेन्यू सिस्टम में बदलाव किए हैं, जो मध्यस्थ वर्गों को हटाया था वो भी पैसे के लिए हटाया था कि एक बड़ी आर्थिक मदद मिलना चाहिए, और उसने जो बाजार व्यवस्था की थी वो भी पैसे के लिए की थी। इस हिसाब से देखा जाए तो इसका एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट निकल के सामने आता है। इसके बाद जो है ना, जब रणथंभौर के अभियान में, इसी अभियान में, रणथंभौर के अभियान में नुसरत खां मारा गया था, और रणथंभौर का किला जीतना बहुत आसान नहीं था अलाउद्दीन के लिए। लेकिन जो हमीर देव का एक तरह से दरबान था, या जो वहाँ का उनका अधिकारी था एक रणमल, उसकी गद्दारी की वजह से जो है ना ये रणथंभौर जीत लिया गया था। और रणथंभौर अभियान में ही अमीर खुसरो साथ में था। इस अभियान में जो योद्धा थे राजपूत योद्धा, जब किले के दरवाजे खोल दिए गए धोखे से, तो राजपूत योद्धा जो है ना लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और जो स्त्रियां थीं, स्त्रियों ने जौहर व्रत ले लिया था। जौहर व्रत का मतलब होता है कि किले के अंदर एक बहुत बड़ा कुंड होता है, उस कुंड में लकड़ियां डाल दी जाती हैं, और इसके बाद उसमें आग लगा दी जाती है। जब आग धधकने लगती है तो स्त्रियां उसमें जो है ना ऐसी कूद जाती हैं और अपने आप को समाप्त कर लेती हैं। कहा जाता था कि इस अभियान में अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ था, और उसने अपनी आंखों से जौहर व्रत को देखा था, और उस जौहर व्रत का उसने खज़ाइनुल फुतूह में अपनी आंखों देखा वर्णन किया है। ये इतिहास का जौहर व्रत का आंखों देखा एकमात्र ऐसा रचनाओं में लिखा गया एक ब्यौरा है। इसके अलावा जो है ना आंखों देखा किसी रचनाकार ने इसको नहीं लिखा है। इसके बाद चित्तौड़ अभियान को देखते हैं। चित्तौड़ अभियान जो है, चित्तौड़ राजस्थान में पड़ता है। चित्तौड़ का अभी इतना महत्व नहीं है। चित्तौड़ डिजर्ट एरिया था, फिर चित्तौड़ को क्यों जीता है? ऐसा क्या था कि चित्तौड़ को जीतना था? चित्तौड़ सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। ये अजय किला था। जब तक इस किले को नहीं जीता जाए, जब तक आपको राजपूताना की विजय अभियान स्थायी नहीं हो सकता था। जब तक इस किले को ना जीता जाए, जब तक आपकी गुजरात विजय को लाइसेंस नहीं मिल सकता है आपके अधीन रहने का। यानी सामरिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। और राजपूताना जो है ना वो लड़ने के लिए और युद्ध के लिए, धुरंधरता के लिए माने जाते थे। चित्तौड़ का जो राजा था वो राजा रतन सेन था, और रतन सेन की रानी का नाम पद्मावती था। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पद्मावत में जिस हिसाब से लिखा है वो एक रचना के रूप में है, और वास्तव में देखा जाए तो इसका सामरिक महत्व के कारण जो है चित्तौड़ जीता गया था। कुछ लोग बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, मतलब जो रानी पद्मावती थी, वो बहुत सुंदरी थी उस समय की। बहुत सुंदर होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी उसे प्राप्त करना चाहता था। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में भी यही दिखाया गया कि वो पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन यथार्थ कुछ और था। एक कहानी और गढ़ी जाती है कि अलाउद्दीन ने रतन सेन से कहा था कि अगर तुम एक बार मुझे अपनी रानी दिखा देते हो तो फिर मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। तो रतन सिंह ने फिर क्या किया, किले में मतलब रानी को बिठाला, और इसके बाद शीशे लगवाए, मतलब शीशा जो है ना लगातार इस टाइप से लगवाए कि अलाउद्दीन को शीशे में रानी पद्मावती का पोज दिख गया। हालांकि ये कहानी है, अभी इस समय तक टेक्नोलॉजी और इस चीज़ का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था और इतना संभव नहीं था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रतन सिंह को बंदी बना लिया था, पर रानी पद्मावती जो है ना कूटनीति से उसे छुड़ा के लाई थी। ये तो बहुत सारी कहानियां हैं। वास्तविक रूप इसका यही है कि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण किला था, अजय किला था। इसे जीते बिना उनकी विजय अभियानों को पूर्णता नहीं मिल सकती थी। तो ये आपका जो है ना चित्तौड़ का अभियान कंप्लीट हो गया। खज़ाइनुल फुतूह में जो है ना अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और युग का विजेता कहा है। खज़ाइनुल फुतूह अमीर खुसरो की रचना है, जो
अलाउद्दीन खिलजी पर लिखी गई है तो उसे विश्व का सुल्तान और युग का विजेता कहा गया है। और एक जनता का ऐसे चरवाहा भी कहा गया है। जोधपुर से एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी मिलती है। और जोधपुर अभिलेख में अलाउद्दीन को देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी के अत्याचारों को मुक्त कराने वाला व्यक्ति कहा गया है। पृथ्वी से मतलब लोगों को जो अत्याचार हो रहे थे पृथ्वी पर, उसे अत्याचारों से मुक्त कराने वाला व्यक्ति कहा गया है। इसके बाद जो है ना अगला चरण हमारा आता है मालवा का अभियान। मालवा के अभियान को हम इस तरह से देखते हैं। 1305 ईस्वी में मालवा का शासक जो राय महलक देव था और उसका जो मंत्री था वो मंत्री कोका प्रधान था। कोका प्रधान की सहायता से जो है ना अपने ये शासन करता था। यहाँ पर जो है ना अलाउद्दीन खिलजी ने एनुल मुल्क को मतलब प्रशासक नियुक्त किया था और यहाँ पर जो है ना आक्रमण किया और इसको जीता और भेलसा को लूटा था। बहुत सारा धन प्राप्त किया था। चंदेरी को भी इसी समय जीता था, सिवानी को भी इसी समय जीता था। और चंदेरी को जीता था जो शीतल देव से, और कन्हेर देव जो हैं मतलब 1311 के आसपास जो है ना जालौर को जीता था, जहाँ के शासक कन्हेर देव थे। अलाउद्दीन खिलजी के इन विजय बयानों के बारे में देखते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ा क्षेत्र जीत लिया था इस समय तक। अलाउद्दीन खिलजी जो है ना अभी अपनी तुलना पैगंबर से करने लगा था। उसने कहा था कि मेरे जिस प्रकार से पैगंबर के 4 खलीफा थे और उसी प्रकार से मेरे जो है ना 4 सेना नायक हैं, उलुग खां, नुसरत खां, अल्प खां और जफर खां। ये अपनी मतलब तुलना पैगंबर से करने लगा था और वो नया धर्म चलाना चाहता था। उसका कहने का मतलब ये था 2 उद्देश्य थे। एक तो वो विश्व विजय करना चाहता था। उसने अपने सिक्कों पे सिकंदर सानी लिखवाया है। अलाउद्दीन बहमन शाह का एक सुल्तान भी हुआ करता था। जो बहमन शाह का सुल्तान था अलाउद्दीन, उसने द्वितीय सिकंदर लिखवाया था अपने सिक्कों पे। ध्यान रखना इस बात का, जो बहमनी राजा है अलाउद्दीन वो द्वितीय सिकंदर लिखवाता है और जो दिल्ली सल्तनत का राजा अलाउद्दीन खिलजी है वो सिकंदर सानी खुदवाता है अपने सिक्कों पे। नया धर्म चलाना चाहता था, विश्व विजय करना चाहता था। सिकंदर सानी लिखवाने का मतलब यही था कि सिकंदर की तरह वह विश्व विजय करना चाहता था। लेकिन उसका जो मित्र था वो दिल्ली का कोतवाल था अलाउल मुल्क ने जो है ना इसको परामर्श दिया था अलाउद्दीन को कि जो धर्म चलाने का काम, ये धर्म चलाने का काम जो है पैगंबरों का होता है, सुल्तान का नहीं होता है। इसके बारे में अपन को बहुत आगे सोचना है और विश्व विजय की कल्पना करना भी अभी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तो हिंदुस्तान का दक्षिण हिस्सा भी नहीं जीता गया है। इस हिसाब से देखते हैं तो अलाउद्दीन ने फिर इन उद्देश्यों को त्याग दिया और फिर दक्षिण के अभियानों को देखते हैं। दक्षिण के जब अभियानों को हम अलाउद्दीन के देखते हैं तो दक्षिण के अभियानों से उद्देश्य क्या था उसका? क्या वो दक्षिण में राज्य का विस्तार करना चाहता था, या दक्षिण में अधिराजत्व की भावना रखता था कि अधिराजत्व स्वीकार कर लें, या दक्षिण में बहुत सारा धन था उस धन को प्राप्त करना चाहता था? तो देखो यहाँ पे अलाउद्दीन के हमें 2 ही उद्देश्य दिखाई देते हैं। अलाउद्दीन दक्षिण के अभियानों में प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रखना चाहता था अपने शासन का, बल्कि अधिराजत्व की अवधारणा रखना चाहता था कि वहाँ के राजा जो है हमारी अधीनता स्वीकार कर लें और हमें लगातार कर भेजते रहें, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। और इस अभियान में जो धन है अभी धन लूट लिया जाए। धन को प्राप्त करना और अधिराजत्व की अवधारणा 2 ही उसके दक्षिण के उद्देश्य थे। मलिक काफूर जो 1000 दीनारी था जो खंबात की खाड़ी से खरीदा गया था, ये मलिक काफूर को दक्षिण के अभियान के लिए भेजा गया। 1306 में मलिक काफूर ने देवगिरी के राजा को पराजित किया और इस मलिक काफूर की सहायता के लिए अल्प खां भी गया था। देवगिरी पे ये ब्लेम्ड किया गया था, देवगिरी पे आक्रमण करने के लिए ब्लेम्ड किया गया था कि उसने रायकरण बघेल को शरण दी है। इस कारण से जो है ना रायकरण बघेल और देवल देवी की मांग की थी अलाउद्दीन खिलजी ने कि आप देवल देवी को और रायकरण बघेल को हमारे समक्ष उपस्थित करो। और देवगिरी के राजा रामचंद्र देव जो यादव थे उन्होंने इससे इनकार कर दिया, तो फिर देवगिरी पर इस पर आक्रमण किया गया। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पराजित हुए। रायकरण बघेल भाग गया, लेकिन उसकी पुत्री देवल देवी पकड़ ली गई। देवल देवी और रामचंद्र देव को दिल्ली भेज दिया गया जंजीरों में जकड़कर। जब अलाउद्दीन दरबार में पेश हुए ये, तो अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव
यादव के साथ अच्छा व्यवहार किया, उनकी जंजीरें खुलवा दी, सम्मान के साथ उन्हें बिठाया और इसके बाद उन्हें जो है ना राय रायन की उपाधि दी। 1 लाख टंका उन्हें उपहार स्वरूप दिए और नौसारी का एक जिला उन्हें प्रदान किया। इस मतलब कहने का मतलब है कि इतनी कृपा क्यों, मतलब शासन करने का छत्र दिया, नौसारी का जिला भी दिया, इतनी कृपा देवगिरी के राजा पे क्यों। और जो देवल देवी थी उस देवल देवी से अपने पुत्र खिज्र खां का निकाह करवा दिया। देवल देवी खिज्र खां के नाम से जो है ना ये फिर अमीर खुसरो ने एक रचना लिखी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो देवगिरी के साथ जो राजनीतिक संबंध बनाना चाहता था अलाउद्दीन, उसका उद्देश्य ये था कि दक्षिण के अभियानों में एक राज्य से ऐसा मिलना चाहिए जो लगातार वहाँ से दक्षिण के अभियानों में रसद और सैन्य सहायता भेजता रहे, और वही प्लेटफॉर्म जो है ना देवगिरी को दिया था। इसलिए जो है ना रामचंद्र देव को उसने सम्मानित किया था, और आगे चल के यही रामचंद्र देव दक्षिण के राज्यों में अलाउद्दीन का सहयोग करता है। इसके बाद जो है ना मलिक काफूर ने जो है वारंगल का अभियान किया। वारंगल में देवगिरी ने सहायता की थी और वहाँ का राजा जो प्रताप रुद्रदेव था उसे पराजित किया। प्रताप रुद्रदेव तो भाग गया, लेकिन एक सोने की मूर्ति में जो जंजीर डली थी, ये मूर्ति उसने अपने जो एक तरह संदेश वाहक थे वो संदेश वाहक से मलिक काफूर के पास भिजवाई। ये मूर्ति अलाउद्दीन के पास भेज दी गई। इसका मतलब ये था कि हम आपकी दास्ता या हम आपका अधिराजत्व तो स्वीकार करते हैं। और इसके बाद जो है ना उसने द्वार समुद्र का अभियान किया। द्वार समुद्र में उसने और दक्षिण की ओर उतरता चला गया मलिक काफूर। द्वार समुद्र में उसने बीर बल्लाल तृतीय को पराजित किया और फिर मदुरै का अभियान किया। मदुरै में 2 भाई गद्दी के लिए लड़ रहे थे, सुंदर पांड और वीर पांडु। जब ये दोनों आपस में स्ट्रगल कर रहे थे उसी समय मलिक काफूर ने जो है ना ये अभियान किया था। दोनों भाई भाग गए और मदुरै तक जो है ना अलाउद्दीन खिलजी का राज्य का विस्तार हो गया। एक ही झटके में देखो, एक राज्य से राजनीतिक रिश्ते बना के देवगिरी से अलाउद्दीन का सीधा दक्षिण तक विस्तार हो गया और वो दक्षिण तक के राज्यों ने उसके अधिराजत्व को स्वीकार कर लिया। बहुत बड़ा एक राज्य विस्तार हो गया था अलाउद्दीन खिलजी का। गुजरात, यहाँ आपका जो है ना उत्तर पश्चिम का क्षेत्र मुल्तान, दिल्ली, और दक्षिण में आपका देखो मदुरै तक पहुंच गया। मदुरै तक कोई सुल्तान नहीं पहुंच पाया था अलाउद्दीन के अलावा। मदुरै तक की स्थिति जो है देखते हैं, एक तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिखती है, अन्यथा अलाउद्दीन खिलजी के समय दिखती है। दक्षिण के इतना विस्तार जो है ना इसी समय दिखता है। अगर बात करते हैं मंगोलों की, अलाउद्दीन के साथ मंगोलों की भी समस्या थी। मंगोलों के 7 आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन के समय। पहला मंगोल आक्रमण जो है ना कादर के पीरियड में हुआ था, जो 1296 में हुआ था। दूसरा मंगोल आक्रमण जो है ना वो सल्दी के नेतृत्व में हुआ था, यानी अगले वर्ष 97 में। कुतुलुज ख्वाजा के नेतृत्व में तीसरा मंगोल आक्रमण हुआ था 1299 में, और तारगी के नेतृत्व में 1303 में आक्रमण हुआ था। अलीबेग के नेतृत्व में 1307 में आक्रमण हुआ था। तातार के नेतृत्व में 1307 में आक्रमण हुआ था, और कबक के नेतृत्व में जो अंतिम और 7वां आक्रमण था वो 1308 में हुआ था। ये अलाउद्दीन के पीरियड के मंगोल आक्रमण हैं। मंगोल आक्रमणकारी अलाउद्दीन के पीरियड में सबसे ज़्यादा आक्रमण किए और अलाउद्दीन खिलजी लगातार उनसे स्ट्रगल करता रहा और मंगोलों को नियंत्रित रखा। मंगोलों को इस सल्तनत के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया, क्योंकि अगर मंगोल सल्तनत के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते तो फिर से एक बार राजनीतिक सत्ता को वो अस्त व्यस्त कर देते या लूट मार करके इसे नेस्ता नाबूद कर जाते। अलाउद्दीन इस क्षेत्र में बहुत, यानी सैनिक शक्ति में और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में बहुत सजग व्यक्ति लगता है। लेकिन हाँ, एक चीज अलाउद्दीन में जरूर दिखती है जो राजशक्ति के खिलाफ जाती है, राजनीति के खिलाफ जाती है। अलाउद्दीन खिलजी जब भी अभियान करता था, ताम दाम दंड भेद वो सबका इस्तेमाल करता था। उसका कोई एक राजनीतिक इमेज नहीं था। 2 लोगों में ये चीजें देखी गई, एक शेरशाह सूरी में देखी गई और एक अलाउद्दीन खिलजी में। दोनों लोगों में हाँ वीरों के वो सम्मान करता था। जैसा कि आपने देखा गोरा बादल की कहानी जो जुड़ी हुई है रणथंभौर से, गोरा बादल बड़े वीरता के साथ लड़े थे। अलाउद्दीन खिलजी उनसे बहुत प्रभावित हुआ था, इतना प्रभावित हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ना अपने जो राजमहल है, राजमहल के आगे घोड़े पे सवार इन दोनों योद्धाओं की मूर्तियां बनवा दी थी। इतिहास में ऐसी घटना 2 बार होती है। एक तो घटना होती है इतिहास में अकबर के समय,
और एक घटना होती है जयमाल और फत्ता की मूर्ति अकबर ने बनवाई थी हाथी पे सवार होके, और ये घटना जो है ना ये अलाउद्दीन खिलजी के समय होती है, जो अपने राजमहल के आगे घोड़े पर सवार इन वीरों की मूर्ति बनवा देता है। ये अलाउद्दीन का जो है ना राजनीतिक विस्तार था। इसके साथ छोटे छोटे कई राज्यों को अलाउद्दीन ने क्रमिक रूप से जीता है। और अब अलाउद्दीन के बारे में हम राजत्व का सिद्धांत, उसका प्रशासनिक थ्योरम, उसकी बाजार की व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें।